मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिफ्थ सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का, किनका पेपर होगा? फिफ्थ सेमेस्टर का जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स का। कौन सा पेपर होगा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। सबसे पहले अगर अपन बात करूं, जो मैं क्लास करवा रहा हूं, इस पे आपके सामने जो ये पीडीएफ है, इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो इन सभी प्रश्नों की, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हो यहाँ पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। कौन सा फाइल वाला सेक्शन मिलेगा? यहाँ पर कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर कोने में जाकर सर्च कर लेना है, क्या आपको? इकोनॉमिक्स। जैसे इकोनॉमिक्स सर्च करोगे, आपके सामने इकोनॉमिक्स बीए फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। किसके नाम से? इकोनॉमिक्स बीए फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। सभी प्रश्नों के बाकायदा सॉल्यूशन करवा रखे हैं। लॉन्ग टाइप है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और लास्ट में इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी सॉल्यूशन है। तो सभी बच्चों के लिए आपके सामने मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन डाल रखे हैं भाई। तो अच्छे से जाओ और जाकर भाई पढ़ लो। काफी बच्चों का सवाल आता है, सर जो पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो दिख नहीं रही है, आपने डाली है नहीं डाली है? ऑलरेडी लाइव ही करके दिखा रहा हूं आपको, सारी चीजें ऑलरेडी डाल दी है। बस आप तो सिंपल क्या कर लेना, आप तो इसको जाना और जाकर आपके सामने यहाँ पर इकोनॉमिक्स सर्च कर लेना, और अगर नहीं आए तो थोड़ी देर वेट कर लेना, ये नेट ऑन ऑफ कर लेना। काफी बार यहाँ पर कनेक्शन दिखा रहता हो आपके सामने, इसलिए शो नहीं करता है। चलिए बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है ये पता चल गया होगा। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भाई। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। आप सभी बच्चे कैसे भी करके भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से भाई खरीद लेना। क्लास शुरू करें इससे पहले आपके सामने मैं सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेता हूं। किसको? जो आपका सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न प्लस सिलेबस को। सिलेबस तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर की बात करें आपके सामने, तो आपका पेपर है वो जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो कितने नंबर का देखने को मिलता है भाई? 150 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, जैसे कि आपने पिछला पेपर दिया था। पासिंग मार्क्स की बात करूं, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए? तो आपको लगभग 60 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं? लगभग 60 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। बात करूं रेगुलर वाले विद्यार्थियों की, तो आपके लिए कितने नंबर का पेपर आता है? 120 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का पेपर आता है? 120 नंबर का पेपर आता है। और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं? 48 नंबर मात्र आपको चाहिए होते हैं। पेपर की कैटेगरी बात करूं तो भाई मेजर पेपर है, आप सबको पता है 3 से ज्यादा अगर मेजर पेपरों में फेल हो जाओगे तो आपको फेल किया जा सकता है। एक चीज और बता देता हूं, एक भी पेपर बैक मत रखना। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पिछले साल सबको फेल कर दिया गया था जो बैक थी, तो आप इस बार अच्छे से पढ़कर चले जाना। समझ में आ गया? अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे तो बैक आ सकती है भाई, इसीलिए अच्छे से तैयार कर लेना। पेपर की पैटर्न की बात करो आपके सामने, किस हिसाब से आपका पेपर का पैटर्न रहता है? तो सबसे पहले पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? आपके सामने अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रश्नों की संख्या बात करूं आपके सामने, तो कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। कितने? 10 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न देखने को मिलता है आपके सामने, है ना। 1 से 2 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन आपको कितने लाइनों में बनाना होता है भाई? 3 से 4 लाइनों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने? 3 से 4 लाइनों में इनका सॉल्यूशन आपको अच्छे से बनाना होता है। अगले वाले क्वेश्चंस की बात करूं आपके सामने, कौन से प्रश्न आते हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। कौन से आते हैं भाई? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न बोला जाता है। प्रत्येक यूनिट से आपके सामने एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। इस हिसाब से आपके सामने 4 यूनिट से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और उन सभी प्रश्नों में आपके सामने अगर मैं बात बताऊं, 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आपको मात्र करने होते हैं। कितने प्रश्न करने होते हैं? 2 प्रश्न करने होते हैं। और इन 2 प्रश्नों में कितने प्रश्न करने होते हैं भाई? 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन 150 शब्दों में, कितने शब्दों में बनाना होता है? 150 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है। और 150 शब्दों की बात करें आपके सामने, तो 1.5 पेज
आगे पीछे का एक पेज और एक आधे वाला पेज आपके सामने भर लेना, 1.5 पेज में इनका सॉल्यूशन आपको बना देना होता है। फिर अगले वाले प्रश्नों की बात करें, अगले वाले कौन से प्रश्न आते हैं भाई, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। जो निबंधात्मक प्रश्नों की बात करूं आपके सामने, तो निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने लगभग कितने देखने को मिलते हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 देखने को मिलते हैं। कितने, प्रत्येक यूनिट से 2-2 देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न को करना आपको उसमें से 2 में से 1 प्रश्न को करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। समझ में आ गया। 300 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है, जिसका अर्थ है कि आपको 2.5 पेज बनने होते हैं। कितने पेज बनने होते हैं भाई, आपको 2.5 पेज। समझ में आ गया, कितने पेज बनने होते हैं भाई, 2.5 पेज बनने होते हैं। 2.5 पेज से आप कम नहीं बढ़ सकते हो, 2.5 पेज की जो सब सीमा उसमें दे के रखते हैं। काफी बच्चों का सवाल आता है, सर हम इतने कितने पेज बने जिसके बाद में हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, तो लगभग आपको 17 से ज्यादा पेज बनने हैं। कितने, 17 से ज्यादा पेज बनने। अगर 17 से ज्यादा पेज बन लेते हो तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। चलिए भाई अगले वाले टाइप के प्रश्नों की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। अपने मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, इस प्रकार से पेपर देखने को मिलेगा। अच्छे से पेपर को अब आपको करके आना, आपके हाथ में है। चलिए पहला प्रश्न यूनिट नंबर फर्स्ट का, इंटरनेशनल ट्रेड किससे संबंधित है भाई, आपके सामने इंटरनेशनल ट्रेड या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले प्रश्न की बात करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसको आपको अच्छे से करना है, वो है रिकॉर्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या बताना आपको, रिकॉर्डो के जो तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। क्या करना है, जो रिकॉर्डो का जो तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द रिकॉर्डो थ्योरी ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज। क्या एक्सप्लेन करना है, जो रिकॉर्डो की, किसकी, रिकॉर्डो की थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है। कौन सा प्रश्न है, रिकॉर्डो की थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना। क्या कर लेना, इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है रिकॉर्डो की थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की बात करें, आपके सामने जो इंपोर्टेंट एग्जाम में देखने को मिलता है। 2-2 प्रश्न लेकर आया हूं, ज्यादा प्रश्न नहीं दे रहा हूं भाई आपको इकोनॉमिक्स में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व व्यापार संगठन WTO, कौन सा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भूमिका एवं प्रभाव पर आपके सामने चर्चा कीजिए। क्या बताना है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, कौन सा कोष आपके सामने, इंटरनेशनल आपके सामने मॉनेटरी फंड होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, और व्यापार विश्व व्यापार संगठन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या भूमिका होती है और उनका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। इंग्लिश में की बात करें आपके सामने, अगर आप इस प्रश्न को करके आओ तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में अच्छे से बताना, उसकी उत्पत्ति कब हुई, किस नियम के तहत हुई, कहां पर उसका मुख्यालय है, क्या क्या उसके कार्य हैं, ये बारे में बताना। समझ में आ गया। फिर विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको बताना है। देखो बच्चों, आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पेपर को सही से करने का तरीका समझना पड़ेगा। अगर अच्छे से पेपर के प्रश्नों को करने का तरीका समझ जाओगे, अच्छे अंक ला पाओगे, वरना नहीं आते हैं भाई, फिर आप ये शिकायत करते रह जाते हो सर कि मेरे नंबर अच्छे नहीं है। डिस्कस द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस करना है क्या रोल रहा, क्या इंपैक्ट रहा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर 2 की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित, आर्थिक विकास और वृद्धि से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित, आर्थिक विकास और वृद्धि से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है, लेविस के असीमित श्रम आपूर्ति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो लेविस के द्वारा असीमित श्रम आपूर्ति सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द लेविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो लेविस ने क्या बताया अपने सिद्धांत में, जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, उनका जो सिद्धांत है, असीमित श्रम आपूर्ति सिद्धांत है, उसमें उनके द्वारा क्या बात बताई गई उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई,
आपके सामने अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना, एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होगा, अभी से बता देता हूं। समझ में आ गया? उनका जो श्रम आपूर्ति सिद्धांत है, कैसे श्रम को आपके सामने आप लगातार क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो, यह सिद्धांत लेविस के द्वारा दिया गया था। क्यों? कोई भी व्यापारिक इकाई में अगर श्रम होगा, श्रमिक होंगे, लगातार काम करने वाले लोग होंगे, तभी तो आप पैसा कमा पाओगे। समझ में आ गया? और आर्थिक जो इकोनॉमिक्स है वो सारी की सारी श्रमिकों और श्रम पर ही टिकी होती है। तो ये लेविस का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। आर्थिक विकास के मापन के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? आर्थिक विकास के मापन के प्रमुख उपायों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे जो आर्थिक विकास होता है उसको मापने के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं? कैसे जो समाज होता है उसमें जो अलग अलग प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको कैसे आप नाप सकते हो? समझ में आ गया? क्या कर सकते हो आप? आर्थिक विकास को कैसे नाप सकते हो, उसके प्रमुख उपाय क्या होते हैं? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को तो आप अच्छे से करके चले जाना कि आर्थिक विकास को अगर नापना चाहते हो तो कैसे नाप सकते हो आप। समझ में आ गया? तो डिस्क्राइब करना है कौन कौन से आपके सामने जो मेजरमेंट लिए जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपके सामने मापने के लिए। चलिए भाई, यूनिट फर्स्ट और सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले वाला प्रश्न है यूनिट नंबर थर्ड का, पब्लिक फाइनेंस का। कौन सा प्रश्न है भाई आपके सामने? पब्लिक फाइनेंस का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है भाई आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पब्लिक फाइनेंस से संबंधित, सार्वजनिक वित्त से संबंधित। किससे संबंधित? सार्वजनिक वित्त क्या होता है उससे संबंधित आपको बताना है। ये प्रश्न आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न की बात करूं, प्रश्न है सार्वजनिक वित्त की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। क्या बताना आपके सामने? एक्सप्लेन करना आपको। एक्सप्लेन द नेचर, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कैसे जो पब्लिक फाइनेंस है, सार्वजनिक वित्त होता है, उसकी प्रकृति कैसे होती है। अगर आप इस प्रश्न को करोगे तो प्रश्न का करने का तरीका क्या है? सबसे पहले सार्वजनिक वित्त की परिभाषा लिखो अच्छे से। समझ में आ गया? फिर उसकी प्रकृति बताओ कि उसकी क्या प्रकृति रही है। समझ में आ गया? क्या बताओ? उसका नेचर बताओ भाई, पब्लिक फाइनेंस का वो क्या होता है, किन किन वो क्षेत्रों में आपके सामने जो सार्वजनिक वित्त है उसको लागू किया जाता है। समझ में आ गया? कौन कौन से वो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें जो सार्वजनिक वित्त है उसको लागू किया जाता है। और आपके सामने अगला जो इसका क्या महत्व है, अगला पॉइंट क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सार्वजनिक वित्त का क्या महत्व होता है, कौन कौन से वो प्रमुख क्षेत्र होते हैं जहां पर सार्वजनिक वित्त को लागू किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। सार्वजनिक वित्त की पहले तो आप परिभाषा बताओ, प्रकृति बताओ, क्षेत्र बताओ और महत्व बताओ। इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो सार्वजनिक वित्त की आपके सामने क्या तो प्रकृति पूछेगा या परिभाषा आपको पूछेगा। इस प्रकार से अगर आप प्रश्न करके आओगे तब आपको पूरे में से पूरे अंक जरूर से मिलने वाले हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है तथा जीएसटी के महत्व पर चर्चा करनी है। तो देखो ये प्रश्न अगर आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो कैसे पूछा जाएगा? प्रत्यक्ष करों के बारे में बताइए। किसके बारे में? जो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में प्रश्न आता है ना, तो इसमें आपको दोनों के बीच में अंतर पूछा जा सकता है या दोनों की परिभाषा महत्व के बारे में पूछा जा सकता है और फिर आपको जीएसटी पर इसके बारे में विस्तार से बताना है। तो शॉर्ट टाइप में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में तो तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और जीएसटी। उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं भाई इनके कि प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, इसके उदाहरण भी बताइए। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटी। क्या बताना आपको? डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में? डायरेक्ट टैक्स के बीच में और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या होता है और डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटी के बारे में। क्या बताना आपको? डिस्कस करो आपके सामने क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व होता है जीएसटी का।
भाई जीएसटी आज सिर्फ भारत में लागू नहीं है, समझ में आ गया, बल्कि विदेशों के लगभग आपके सामने यूरोपीय देशों में लागू है। अच्छा, ये पर्सन ऐसे भी घूमकर आ सकता है, अगर इसको अगर जो टीचर है, जो प्रोफेसर अगर घुमाना चाहे तो कैसे पर्सन पूछेगा कि जीएसटी के बारे में, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसमें जीएसटी का क्या महत्व है और भारत में जीएसटी लगने के बाद में क्या आर्थिक फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इस पर्सन को आलोचनात्मक समीक्षा वाला पर्सन भी तरीके से भी इस पर्सन को पूछा जा सकता है, इसलिए भी इस पर्सन को आप अच्छे से कर लेना। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 का प्रश्न है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट एंड फिस्कल पॉलिसी। क्या आपके सामने सार्वजनिक व्यय क्या होता है? क्या होता है सार्वजनिक व्यय? क्या होता है सार्वजनिक ऋण? क्या होता है और राजकोषीय नीति क्या होता है? अच्छा प्रश्न है भाई, सार्वजनिक व्यय क्या होता है, सार्वजनिक ऋण क्या होता है और राजकोषीय नीति क्या होता है, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी यूनिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की बात करें, इससे कौन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत तथा उसके उत्पादन व विवरण व प्रभावों की व्याख्या कीजिए। क्या करना आपको? सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों के बारे में बताना है। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में प्रश्न आए तो आपके सामने सार्वजनिक व्यय का कोई एक सिद्धांत पूछ सकता है। क्या करेगा? कोई एक ना एक आपको सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत वो आपको पूछेगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगर पूरा लॉन्ग टाइप में आएगा तब पूरा का पूरा प्रश्न पूछेगा सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत कौन कौन से प्रमुख, उनका उत्पादन कैसे होता है और उनके वितरण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं उसके बारे में व्याख्या करनी है। अच्छा प्रश्न है भाई, कैसा प्रश्न है? अच्छा प्रश्न है। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, उसके उत्पादन व विवरण के प्रभाव। अगर इस प्रश्न को करोगे तो जितने सिद्धांत है जो आपको याद है उनको अच्छे से कर लेना। फिर सार्वजनिक व्यय होता है, उसका उत्पादन कैसे होता है? जो सार्वजनिक व्यय होता है उसका उत्पादन कैसे होता है उसके बारे में बताना है। क्या बताना है? सार्वजनिक व्यय होता है उसका उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में बताना है और इसको कैसे वितरण किया जाता है। जो सार्वजनिक व्यय होता है उसका वितरण कैसे किया जाता है इसके बारे में बताना है और जो समाज, जो अर्थव्यवस्थाएं होती है उस पर इसका प्रभाव कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना। ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से बतानी है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सप्लेन करना आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और आपके सामने इसका क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस पर्सन को कर लेना। चलिए अंतिम पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। राजकोषीय नीति। कौन सी नीति? राजकोषीय नीति, जिसको अपन फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। कौन सी पॉलिसी के नाम से जानते हैं भाई? फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। उसके क्या उद्देश्य होते हैं, राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य होते हैं और उसका क्या महत्व होता है। अगर आपके सामने जब इस प्रश्न को करो तो सिंपल आपके सामने अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो राजकोषीय नीति के बारे में पूछ लेगा। राजकोषीय नीति की परिभाषा के बारे में बताइए। समझ में आ गया? लॉन्ग टाइप में आएगा तो सारा का सारा आएगा। राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या महत्व होते हैं, इनकी चर्चा कीजिए। ऐसा पूरा का पूरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? पूरा का पूरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। समझ में आ गया आपको? अगर इस प्रश्न को तो राजकोषीय नीति के बारे में बताना, फिर राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में बताना और फिर उसके क्या क्या महत्व होते हैं, कहां कहां पर ये आपके सामने राजकोषीय नीति है उसको लागू किया जा सकता है उसके बारे में बताना। इस टाइप से अगर आप पूरे प्रश्न को करोगे तब आपके सामने पूरे के पूरे आपको अंक मिलेंगे। तो बच्चों ये था आपका जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स का। मैंने विस्तार से बता दिया है, अच्छे से इसको कर लेना। एग्जाम में जरूर से सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।